नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, मित्रों एवं प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत इस वीडियो में मैं करता हूं। आप सभी को बताना चाहता हूं, यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है भारत की, नेहरू नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी का नाम है और ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। यानी कि भारत कंट्री में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उनमें से एक यूनिवर्सिटी ये भी है, जिसका नाम हम शॉर्ट में कई बार इसको नेहरू कहकर बुलाते हैं। और इस यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पर 154 लोगों की रिक्रूटमेंट करी जा रही है। 154 लोगों को जॉब दी जा रही है इस यूनिवर्सिटी में, जो कि नॉन टीचिंग पोस्टें रहेंगी। यानी कि आपका काम पढ़ाने का नहीं होगा, उसके अलावा बाकी जो पोस्टें हैं उनमें से आपकी जॉब रहेगी। वो असिस्टेंट की हो सकती है या फिर और भी जो पोस्टें होती हैं। यानी कि फैकल्टी में अगर आप देखें, जो आपकी टीचिंग पोस्ट होती है ना, जैसे कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर हैं या फिर आप जो है लेक्चरर हैं, तो वो तो सारे हो गए टीचिंग पोस्ट। अब उसको हटा लीजिए, अब वो टीचिंग पोस्ट छोड़ के जो पोस्टें रह जाती हैं उन पोस्टों पर रिक्रूटमेंट कर रहा है नेहरू। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यानी कि आपकी ये सरकारी यूनिवर्सिटी है। यानी आपकी ये जो जॉब होगी ये गवर्नमेंट होगी। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ इस वीडियो में। आपको बताने वाला हूँ कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये जितनी भी रिक्रूटमेंट कर रही है 154 लोगों को यहाँ से अलग अलग पोस्टों पर जॉब देने वाली है। आप देख सकते हैं 154 इतने लोगों को यहाँ से जॉब मिल जाएगी और अलग अलग तरह के पोस्टें हैं यहाँ पर, जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ से इतने लोगों को तो काम मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगी, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब रहेगी। ये नेहरू यूनिवर्सिटी में होगी। आप समझिए ये ऑल इंडिया में आप अप्लाई कर सकते हैं इस पर, लेकिन इसमें आपको नेहरू में जाकर ये जॉब करनी होगी। नेहरू कहाँ पर है मैं आपको सारी जानकारियाँ दूंगा कि ये यूनिवर्सिटी है कहाँ पर, क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पर काम करने वाले को दी जाती हैं, कोई भी काम कर रहा होता है तो सारी जानकारी आपको, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन सब बताऊंगा। अगर आप मान लीजिए किसी इंडिया में, मान लीजिए आप दिल्ली से हैं, हरियाणा से हैं, पंजाब, मेघालय, मणिपुर, कर्नाटका, केरला, असम, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल या किसी भी जगह से हैं, तो आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारी की सारी जो जॉब निकाली गई है आप सभी के लिए होने वाली है। ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट है। आप समझिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसका मतलब ये हो जाता है कि ये यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करती है। इस वजह से ये यूनिवर्सिटी आपको जो जॉब देगी वो ऑल इंडिया बेस पर रिक्रूट करेगी, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी स्टेट गवर्नमेंट में नहीं है। समझ गए होंगे सारी बातें। चलिए हम जान लेते हैं इसके बारे में, नोटिफिकेशन में क्या कुछ आया है सारा कुछ। और मैं आपको सारे लिंक वीडियो के नीचे दे दिए हैं, आप वहाँ से जाइए और इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अभी लिंक ओपन है और इसमें जो है इन्होंने 2 दिसंबर लास्ट डेट रखी है फॉर्म की। ऑनलाइन अप्लाई होगा, बाकी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। आप देखिए वैकेंसी वाले सेक्शन में आपको दिखेगा ये नोटिफिकेशन आपका आया हुआ है, और ये नोटिफिकेशन आपका आए हुए अभी जो है 1 वीक हो चुका है इस नोटिफिकेशन को आए हुए। आप देखिए ग्रुप बी और सी के पोस्ट हैं और नॉन टीचिंग रहेंगे। अब जिसको नहीं पता वो बता सकते हैं कि ग्रुप सी और बी में कौन से पोस्ट आते हैं। जो यहाँ पोस्ट होंगे वही आ रहे हैं। बेसिकली होता ऐसा है कि ये जो ग्रुप में डिवाइड होते हैं पोस्ट, तो चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब में अगर बात करें, जो ग्रुप में पोस्ट डिवाइड होते हैं ना, वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के भी अलग होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अलग होते हैं। यहाँ पर आप समझिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप बी और सी में आने वाले पोस्ट हैं, जो कि नॉन टीचिंग पोस्ट हैं। और जिन लोगों को समझना हो इन पोस्टों के बारे में, मैं सोच रहा था कि लोग जानना चाह रहे हैं इसके बारे में कि ग्रुप, अलग अलग ग्रुप में कौन कौन से पोस्ट आते हैं, तो मैंने सोचा कि अगर लोगों की ज़रूरत होगी तब इसके बारे में आपको बताएंगे, अन्यथा इसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। क्योंकि आप कई बार इस चीज़ को देखते होंगे, जब भी कई बार आप जॉब्स की रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन देखते हैं, आपको वहाँ दिखता है ये ग्रुप बी के पोस्ट हैं, ये डी के पोस्ट हैं, ये ए के पोस्ट हैं। फिर बोलते हैं वो ये ग्रेड ए में रहेगी, बी में रहेगी। अब ये चीज़ लोगों को समझ भी नहीं आती। कुछ लोगों को यही समझ नहीं आता इसमें कि मिनिस्ट्रियल क्या होता है, गैजेटेड, नॉन गैजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्टों का मतलब क्या होता है। तो ये सारी जानकारियाँ जानना काफ़ी ज़रूरी हैं आप सभी के लिए, अप्लाई करने से पहले किसी भी जॉब पे।
हालांकि नोटिफिकेशन में कोई भी जॉब के लिए देता है तो वहाँ क्लियर कर देता है कि हमारे ग्रुप बी में ये सारे पोस्ट आ रहे हैं और ये सारी उसकी एलिजिबिलिटी और बाकी चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम जनरली बात करें पूरे नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की जो भी रिक्रूटमेंटें होती हैं, तो इसमें इनका फ़र्क क्या होता है, इनमें मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। गैजेटेड, नॉन गैजेटेड, मिनिस्ट्रियल, नॉन मिनिस्ट्रियल, अलग अलग ग्रुप्स की पोस्ट, ग्रेड पे क्या है, और ये सारी चीज़ें जो टर्म्स रिलेटेड होती हैं आपकी जॉब के लिए, वो समझनी काफ़ी ज़रूरी है। आप अगर बताते हैं तो हम इसके ऊपर आपको बताएंगे। अभी हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं इस जॉब के बारे में। ये आपका नोटिफिकेशन है, इसमें लिखा है नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी है। ये हिल यूनिवर्सिटी है, यानी कि अगर बात करें पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय हिंदी में कहा जाएगा। अगर बात करें तो ये आपके इंडिया यानी भारत देश के मेघालय राज्य के शिलोंग डिस्ट्रिक्ट है, शिलोंग जगह है उसके, वहाँ पर आपका ईस्ट खासी हिल्स नाम की डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर है ये, उस जगह पर ये यूनिवर्सिटी है। और ये ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्टों पर रिक्रूट कर रही है, जो कि टीचिंग पोस्ट नहीं है। ऑल ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे इसमें। आप देख सकते हैं इंडियन सिटीजन्स यानी सभी भारतीय लोग फॉर्म भर सकते हैं इस पर, जो भी इस पर एलिजिबल होंगे यानी कि भारत के नागरिक। ग्रुप बी में ये बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको सैलरी बता रहे हैं, पे लेवल आप 6-7 से अगर समझते हैं समझ सकते हैं। आप देखेंगे कि आप ऐसा देख लेना कि नॉन टीचिंग पोस्टों पर सेंट्रल गवर्नमेंट्स के एम्प्लॉय को पे लेवल 6-7-5 इन सब पे सैलरियाँ क्या होती हैं, वहाँ से आपको पता लग जाएगा सैलरियों के बारे में। इन्होंने डायरेक्ट लेवल बता दिए, वहाँ से आप देख सकते हैं। लेवल से आपको एक रेंज पता लग जाएगी आपके सैलरी की। बात करें ग्रुप बी में, ये कह रहे हैं कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव और मिनिस्ट्रियल सर्विस से रिलेटेड हमें चाहिए, सेक्शन ऑफिसर चाहिए, जो कि 7 लोग चाहिए हमें, यूआर से 5 लोग चाहिए, अनुसूचित जाति से 1 चाहिए और ओबीसी से भी 1 चाहिए। असिस्टेंट पोस्ट पर कह रहे हैं हमें 5 लोग चाहिए, 5 में से 4 यूआर से लेंगे यानी कि बिना किसी रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट को लेंगे, 1 हम ओबीसी वाले को ले लेंगे, इस तरीके से बोल रहे हैं। अभी कुछ पोस्टें ऐसी भी है जिसमें जैसे आप असिस्टेंट का देखते हैं, तो असिस्टेंट में ये लोग एससी से नहीं ले रहे, एसटी से नहीं ले रहे, ईडब्ल्यूएस से नहीं ले रहे। तो ऐसे में अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपको ये पोस्ट चाहिए तो आप यूआर के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं, आपको यूआर से ये पोस्ट मिल जाएगी। तो ये रिजर्वेशन वालों को फ़ायदा हो जाता है इन चीज़ों में। सेक्शन ऑफिसर में आप देख लेंगे, इसको समझ सकते हैं। लाइब्रेरी सर्विसेज, अब जो यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी है उसके अंदर जो सर्विस देना है, उस सर्विस देने से रिलेटेड बोला गया कि हमें प्रोफेशनल असिस्टेंट चाहिए होगा, जो कि हमें सिर्फ एक ही चाहिए और वो हम यूआर कैटेगरी से लेंगे। उसको हम लेवल 6 का पे लेवल देंगे, यानी कि सैलरी जो देंगे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनके द्वारा जो सैलरी है लेवल 6 में, वो आपको मिल जाएगी, जो कि नॉन टीचिंग कर्मचारी को मिलती है यूनिवर्सिटीज़ में। सेक्रेटरियल सर्विसेज में आपका प्राइवेट सेक्रेटरी चाहिए इनको, और ये इसमें एक ही को लेंगे और इस तरीके से आपका रहेगा। तो टोटल अगर हम बात करें ग्रुप बी में इन्होंने वैकेंसी जो दी है आपकी, टोटल 14 लोगों को ले रहे हैं ग्रुप बी में, यानी कि सबसे ज़्यादा जो रिक्रूट कर रहे हैं वो ग्रुप सी से कर रहे हैं, ग्रुप बी से इतना नहीं कर रहे हैं। ग्रुप सी में एलडीसी यानी कि लोअर डिवीज़न क्लर्क को ले रहे हैं, जिसमें टोटल 77 लोगों को लेंगे, जो कि आपका मिनिस्ट्रियल सर्विसेज से रिलेटेड रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से रिलेटेड रहेगा, यानी ये इंपॉर्टेंट पोस्टें हो जाती हैं। और इसमें आप देखें तो 77 लोगों को जॉब देंगे, यूआर से 29 लोगों को लेंगे और एक कैंडिडेट उसमें अलग से डिसेबिलिटी वाला भी होगा, यानी कि टोटल 30 हो गए यहाँ से। और वो डिसेबिलिटी वाला बीएल होना चाहिए, यानी कि ब्लाइंड होना चाहिए, उसको दिखता ना हो, उसको बिल्कुल ना दिख रहा हो, ऐसा डिसेबिलिटी वाला कैंडिडेट होना चाहिए, तो वो यहाँ से इस पोस्ट को ले लेगा। दूसरा, अनुसूचित जनजाति में बोल रहे हैं कि हमें 32 लोग चाहिए, उस जाति से, उस कैटेगरी से, कम्युनिटी से कह लीजिए, और 2 लोग हमें चाहिए डिसेबिलिटी में, जो कि हम लेंगे डीफ एंड हेयरिंग और एलडी, ये दोनों डिसेबिलिटीज़ हैं, इसमें इससे हम ले लेंगे। ओबीसी में 5 ले लेंगे और 8 हम ईडब्ल्यूएस से लेंगे। एमटीएस में कह रहे हैं, एमटीएस में हम 36 लोगों को जॉब दे रहे हैं, उसमें से हम 13 लोगों को यूआर में देंगे, 15 लोगों को एसटी यानी जनजाति से देंगे, अनुसूचित जनजाति से, और 1 हम डिसेबिलिटी में एआई वाले को दे देंगे, ये आपका डिसेबिलिटी होता है।
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं स्टैटिकल सर्विसेज भी हैं यहाँ पर, जिसमें आप इनको स्टैटिकल असिस्टेंट चाहिए होगा। अब इनका काम क्या होता है इन पोस्टों का, जिन लोगों ने, अभी मैं इसकी जो क्वालिफिकेशन बताऊंगा ना, वहीं से आपको क्लियर हो जाएगा कि इनका काम ये होता है जो हमने अपनी ग्रेजुएशन या अपनी पढ़ाई के समय करा होगा वही हमें यहाँ पर काम करना होगा, कुछ इसके अलग नहीं होने वाला। स्टीनोग्राफर ले रहे हैं ये लोग, 19 लोग स्टीनोग्राफर में ले रहे हैं। लाइब्रेरी सर्विसेज ग्रुप सी के अंदर ये ले रहे हैं, अलग अलग पोस्टें हैं, और टोटल यहाँ पर ये 7 लोगों को ले रहे हैं। तो टोटल 140 वैकेंसी यहाँ पर आपकी हो जाती हैं ग्रुप सी में, और ग्रुप ए में, ग्रुप बी में 14 हो जाती हैं। तो टोटल 154 लोगों को यहाँ से जॉब मिलेगी। यूआर मतलब वो लोग होते हैं जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, या फिर ऐसे लोग जो कि इस दुनिया में किसी ना किसी रिजर्वेशन को नहीं ले रहे हैं, वो अपने जो भी अपना खुद का कैटेगरी है, चाहे वो अपना कुछ भी हो, वो लोग कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वो किसी रिजर्वेशन को नहीं ले रहे हैं, तो वो लोग यूआर में आते हैं। अगर वो किसी रिजर्वेशन को ले रहे हैं, सपोज मानिए वो एससी कैटेगरी का रिजर्वेशन लेंगे, तो वो अनुसूचित जाति कहलाएंगे। अनुसूचित जनजाति एसटी वाले होंगे। ये आपके सारे नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर। यहाँ पर डिसेबिलिटी में आप देख रहे थे कि डीएच लिखा हुआ था, इसका मतलब था डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग। एलडी मतलब लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, जिसके अंदर सेबरल फैलेसी और लेपोरेसी क्योर्ड, ड्वार्फिम्स और एसिड अटैक विक्टिम जैसे लोग आते हैं। ये सब आपके डिसेबिलिटीज में आ जाते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस कह रहे हैं कि हम 500 रुपये ले लेंगे। अगर जनरल में होंगे, EWS OBC से रहेंगे तो 500 लेंगे। अगर आप SC ST से रहेंगे तो आपसे हम 250 रुपये फॉर्म के लेंगे। और अगर आप किसी डिसेबिलिटी में हैं या फिर आप महिला हैं, अगर आप महिला हैं और आप अगर किसी भी कैटेगरी में आती हैं तो आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। यानी कि पुरुषों से पैसा लेंगे, और पुरुषों में भी रिजर्वेशन वालों को अलग पैसा लेंगे, और जनरल वालों से जो आपके यूआर कैटेगरीज में आ रहे हैं उनसे ये कह रहे हैं 500 रुपीज़ ले लेंगे हम, जो कि एक हमें लगता है कि सही है, क्योंकि अगर आप रिजर्वेशन में आ रहे हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है, रिजर्वेशन में नहीं आते हैं तो जो जनरल सबके लिए होता है वही रूल आपके लिए रहता है। फॉर्म की डेट्स की बात करें तो फॉर्म में ये बोल रहे हैं हमारे फॉर्म अभी चालू हैं, आप भर दीजिए। लास्ट डेट आपको बता रहे हैं हम 2 दिसंबर तक फॉर्म भरिए, 12 से पहले रात में। और हार्ड कॉपी इसका जो है आप सबमिट करेंगे, इसका हार्ड कॉपी मतलब फॉर्म जो आपने जमा करा उसका एक प्रिंट आपको लेंगे जो एंड में फॉर्म का, उसका हार्ड कॉपी यानी कि आप उसका प्रिंट करा लेंगे, किसी भी शॉप पर जाके ज़ेरॉक्स कराना है, उसका प्रिंट कराना है, और वो आपको 12 तारीख तक दिसंबर में इसको 5 बजे तक सबमिट करना है हार्ड कॉपी। अब ये हार्ड कॉपी कहाँ सबमिट होगी भाई, उसके बारे में इसमें अगर कुछ दिया है तो बताएंगे ज़रूर। क्वालिफिकेशन जान लीजिए। जो पोस्ट आपकी यहाँ पर है सेक्शन ऑफिसर का जो पोस्ट है, जो आपने ग्रुप बी में देखा था 14 वैकेंसियाँ जो देखी थी, उसमें आपका सेक्शन ऑफिसर जो था जिसमें आपकी 7 वैकेंसियाँ हैं, उनकी एज लिमिट ये रहेगी कि वो 35 साल से कम के रहेंगे तो फॉर्म भर सकते हैं। 35 कंप्लीटेड फॉर्म नहीं भरेंगे। बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से उनके पास, तो वो अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट पर। 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए होगा एज असिस्टेंट के तौर पर उनका इन द लेवल 6, और 8 ईयर्स एज UDC इन लेवल 4 इन एनी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड अदर सेंट्रल और स्टेट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस, और होल्डिंग इक्विवेलेंट पोजीशंस इन एनी रेप्यूटेड प्राइवेट कंपनीज बैंक विद एनुअल टर्नओवर ऑफ एटलीस्ट और मोर। तो देखिए इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला आपका यानी ग्रेजुएट होना तो ज़रूरी है किसी भी फील्ड में। ये चीज़ हो गई पहली। 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। अगर आप असिस्टेंट के तौर पर अगर आपने काम करा है तो 3 साल का एक्सपीरियंस दे दीजिए, जहाँ पर आपका लेवल 6 का सैलरी रहा हो, और या फिर 8 का रहा, और इन द लेवल 6 और 8 ईयर्स एज। और अगर आपने 8 साल का, अगर आपने UDC के तौर पर अगर कहीं काम करा है यानी कि अपर डिवीज़न क्लर्क के तौर पर, तो इस पोस्ट के लिए 8 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, जिसमें आपका लेवल 4 का सैलरी कम से कम रहा होना चाहिए, चाहे आपने वो सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिस में काम किया हो, स्टेट गवर्नमेंट के में किया हो, किसी भी संस्था में, किसी भी यूनिवर्सिटी में काम किया हो, या फिर PSU में काम करा हो। ये सारी चीज़ें आपको बोली गई हैं। लेकिन इतना याद रखना, अगर किसी ने प्राइवेट कंपनी में काम करा है, प्राइवेट बैंक में काम करा है, तो इतना याद रहे आपको कि उस बैंक का या उस प्राइवेट कंपनी का पूरे ईयर का टर्नओवर जो है, यानी कि पूरे ईयर में जो टर्नओवर रहता है, यानी कि पूरे साल में
वो 2,200 करोड़ का जो है वो टर्नओवर कर लेती हो, यानी कि वो अपना रेवेन्यू कर लेती हो, यानी कि वो सेल मतलब वो उसका जो है इनकम सारा जो होता है वो 200 करोड़ का होना चाहिए उस कंपनी का। टर्नओवर में भाई आपका जो है ना रेवेन्यू भी आ जाता है, यानी कि आपका जो सेल होता है, यानी कि प्रॉफिट लॉस सारी चीज़ें, यानी कि टोटल सेल जो आपका होता है, यानी टोटल जो आपका बैंक कर रहा है काम, जो भी सर्विस दे रहा है उससे जो भी वो उसके पास जो कलेक्शन आ रहा है ना वो इतना होना चाहिए, टर्नओवर ये बोलते हैं उसको। हाँ, इसमें आपका ये नहीं है कि ये बोल रहे हैं कि प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं बोल रहे हैं, टर्नओवर का मतलब यही होगा कि दोनों सारी चीज़ें मिलाकर होंगी ये। बैंक की नहीं, कोई भी प्राइवेट कंपनी हो सकती है, पूरे देश भर की हो सकती है। अब देखिए इन्होंने ये भी नहीं बोला कि ये बैचलर डिग्री आपको इंडिया इंस्टीट्यूट से ही चाहिए, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट बोला है, तो दूसरे देशों का भी हो सकता है, लेकिन नागरिक आपका भारत का होना जरूरी रहेगा। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन, मतलब अगर आप भारत के लोग हैं और आप मान लीजिए दूसरे देश में चले गए अपने कॉलेज को करने, यूनिवर्सिटीज़ में कोर्स करने, बैचलर्स को करने, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जॉब भी अगर आपने दूसरे जगह भी करी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये कंडीशंस को ध्यान में रखना। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन, कंप्यूटर में जो ऑपरेशंस होते हैं, यानी हम अलग अलग चीज़ें जो चलाते हैं कंप्यूटर में, उसको आपको अच्छे से आना चाहिए चलाना। सपोज़ आप MS ऑफिस जानते हैं और वर्ड जानते हैं, PPT और पावर पॉइंट इसी को बोलते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपको आती हैं, जनरल कॉमन तरीके से आता है आपको कंप्यूटर चलाना, तो इसके लिए आप सक्षम रहेंगे, एलिजिबल रहेंगे इस पोस्ट के लिए। असिस्टेंट में 5 वैकेंसी निकालते हुए कह रहे हैं हम लेवल 6 का सैलरी दे देंगे, 35 मैक्सिमम एज रहेगा, और सेम ग्रेजुएट होना ज़रूरी रहेगा, 3 साल का एक्सपीरियंस UDC के तौर पर, और करा हुआ हो किसी भी गवर्नमेंट संस्था में या फिर ऑफिस में या फिर किसी में भी आपने करा हुआ हो। सेम वही रूल ये यहाँ पर भी रख रहे हैं इस पोस्ट के लिए, और वही सेम जानकारियाँ दे रहे हैं। इस पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग आना ज़रूरी रहेगा। तो इस तरीके से आप देख लेंगे। प्रोफेशनल असिस्टेंट की जो वैकेंसी है ना, इसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना, मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है, जो कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। बाकी कंडीशन आप यहाँ से देख लेना। सारे पोस्टों का आप, मैं समझता हूँ कि आप सारी पोस्टों का यहाँ से देख पाएंगे, देख सकेंगे। ग्रुप C में आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जितनी भी पोस्टें मुझे दिख रही हैं MTS में, भाई अभी कुछ लोग ये भी सोच रहे थे कि यार सारे ग्रेजुएट के पोस्ट हैं या फिर किसी 10th 12th वालों के भी हैं। तो यहाँ पर MTS की जो वैकेंसी है, जॉब है, जो कि 28 और ये 29 प्लस और ये, तो ये आप देखिए ये टोटल 36 के करीब वैकेंसी MTS में दे रहे हैं। इसमें आपका 10th पास ले रहे हैं आप, और इस या फिर ITI पास, कोई भी एक चीज़, 10वीं पास कर ली है। कुछ लोग 10वीं पास करके ITI भी ले लेते हैं MTS में, मल्टीटास्किंग स्टाफ का जो है, ITI ट्रेड का जो है वो कर लेते हैं कोर्स, तो वो भी एक्सेप्ट है यहाँ पर, और 10th पास भी, यानी कि 10वीं पास वाले इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं MTS पे। इनका सैलरी लेवल 1 रहेगा, लेवल 1 आप चेक कर सकते हैं। हर जगह पे अलग अलग होते हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा तो अलग होगा, स्टेट गवर्नमेंट का अलग होगा, उसमें भी प्राइवेट अगर ये यूनिवर्सिटीज़ और टीचिंग संस्थान की बात कर रहे हैं तो वहाँ अलग होगा, सबके अलग अलग होते हैं। स्टैटिकल असिस्टेंट में बता रहे हैं ये बैचलर डिग्री चाहिए स्टैटिक्स के अंदर, स्टेटिस्टिक्स के अंदर। दूसरा कह रहे हैं या फिर आपके पास बैचलर डिग्री है मैथमेटिक्स में विद स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट के तौर पर, यानी अगर आप BSc मैथ्स पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स आपके पास एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए उस पूरे कोर्स के ड्यूरेशन में। सपोज मानिए यहाँ पर आपके पास BSc नहीं है लेकिन मैथ्स में ही डिग्री करी है, लेकिन आपके पास स्टैटिस्टिक्स है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर में कह रहे हैं ग्रेजुएट चाहिए हमें, इसमें भी सारी कंडीशन वो लिख के दे रहे हैं, आप इस चीज़ को रीड कर लेना। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ और बोली है, लाइब्रेरी अटेंडेंट। लाइब्रेरी अटेंडेंट में ये 12वीं पास को ले लेंगे, किसी भी बोर्ड से पास वाला कैंडिडेट ले लेंगे, सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए आपके पास लाइब्रेरी साइंस के अंदर, और 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं ये, किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपने 1 साल में एक्सपीरियंस करा हुआ हो और कंप्यूटर चलाना आता हो, बस इतना आपका रहेगा, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है। अभी इसमें लोग पूछ रहे हैं कि सिलेक्शन कैसे होने वाला है।
देखिए इन्होंने सिलेक्शन के बारे में कुछ नहीं बोला है अभी तक। यूनिवर्सिटी में ऑल्सो कंडक्ट, वो रिटर्न एग्जाम करा सकते हैं। ट्रेड एग्जाम मतलब कि जो आप स्पेशली किसी ट्रेड में ये लोग ले रहे हैं, सपोज मानिए स्टीनोग्राफर एक ट्रेड होता है, स्टीनोग्राफर एक टाइपिंग की स्पेसिफिक फील्ड होती है, टाइपिंग वालों को ही लिया जाता है वहाँ पर। तो इसमें आपको बता दूँ ट्रेड उसके लिए हो जाएगा, ट्रेड स्पेसिफिक फील्डों के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा अगर वो टाइपिंग वाली पोस्ट है। रिटर्न एग्जाम ऑल ओवर सब पोस्टों के लिए होगा, कंप्यूटर एग्जाम भी हो सकता है या फिर कोई दूसरा एग्जाम भी ले सकते हैं ये लोग इन पोस्टों पर। अभी इन्होंने कुछ क्लियर नहीं कहा है, इन्होंने बोला है, इन्होंने बोला है द यूनिवर्सिटी शैल कंडक्ट, वो करवा सकती है, अभी करवाएगी या नहीं बोला इन्होंने। और कोई इंटरव्यू नहीं ले रही है ये यहाँ पर यूनिवर्सिटी ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्टों पर कोई इंटरव्यू नहीं लेगी। रिलैक्सेशन इन एज में अगर बात करें, एक्सपीरियंस में आपको जैसे रिलैक्सेशन चाहिए कैटेगरी वाइज, तो क्या यहाँ पर मिलेगा। जो गवर्नमेंट के आपके रूल है ना, आपने देखा होगा अगर आप एस सी एस टी में होते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल है, यानी कि भारत की सरकार का जो रूल है उसके हिसाब से एस सी एस टी को वो लोग 5 साल का देते हैं, ओबीसी को 3 साल का देते हैं, डिसेबिलिटी वालों को 10 साल का देते हैं अपर एज में रिलैक्सेशन। वही रहेगा जो गवर्नमेंट का रूल है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे एक चीज़ और ये बोल रहे हैं कि एक्सपीरियंस आपका क्वालिफिकेशन के बाद होना चाहिए। सपोज मानिए आपने ग्रेजुएशन करी, उसके बाद आपका उस पोस्ट के लिए आपका जो है एक्सपीरियंस चाहिए होगा। अगर आपने 12वीं करी है, यानी कि अगर आपने 10th 12th पास करें, उस जो पोस्ट क्वालिफिकेशन 10th रख रही है 12th रख रही है, तो उसके लिए पहले आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो, उसके बाद ही एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि आप बीच में आप एजुकेशन कर रहे थे साथ में आप अपना एक्सपीरियंस ले रहे थे उस पोस्ट उस काम का, तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये इन्होंने साफ क्लियर लिखा है यहाँ पर। दूसरा क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इसमें एक और चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जो पहले से ही एम्प्लॉयड हैं, कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, उनके लिए कुछ इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, ये रीड करना। एनओसी तो ज़रूर लगेगा आप सभी का, एनओसी तो ज़रूर रहेगा यहाँ पे। एनओसी में तो कुछ, एनओसी क्या होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। सपोज आज आज आप कहीं काम कर रहे हैं और आप इधर भी अप्लाई कर रहे हैं, तो आप एनओसी ज़रूर सबमिट करेंगे फॉर्म के अंदर, जिससे कि आप इस पर अप्लाई कर सकें। यहाँ पर देखिए, इसमें इन्होंने बोला है रिटर्न एग्जाम, इसका मतलब ये लोग लेंगे। इन्होंने यहाँ पर बोला है रिटर्न एग्जाम लेगी ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में। अभी इन्होंने इसमें ना सिलेबस दिया ना एग्जाम पैटर्न दिया, कुल क्लियर भी नहीं करा कि ये कंप्यूटर में ले रहे हैं या फिर आपका ओएमआर लेंगे या फिर पूरा रिटर्न में लेंगे, कुछ भी नहीं बताया है। ये चीज़ बोली है कि यहाँ पर टीए, यानी कि जो आने जाने में ट्रैवलिंग अलाउंस होते हैं एग्ज़ाम के लिए रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में, वो यहाँ से नहीं मिलेगा। आपको खुद ही के बिहाफ पर जाना है और इसमें शामिल होना है और इसको जॉब को लेना है।
तो ये नोटिफिकेशन था। अगर बात करें यहाँ पर सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न जैसी जानकारियों की, तो वो अभी नहीं दिया है नेहू ने। नेहू आपका ये चीज़ देगा मिड दिसंबर के बाद देगा, यानी कि मिड दिसंबर के बाद इस चीज़ को वो जानकारी दे रहे होंगे कि हम यहाँ पर इन पोस्ट पर क्या कर रहे हैं, क्या हम क्वालिफिकेशन के बेस पर ही रिक्रूट कर ले रहे हैं या फिर एग्ज़ाम ले रहे हैं, और ले रहे हैं तो उसका सिलेबस क्या है, वो सारी जानकारी वो बाद में देंगे। अभी ये कह रहे हैं शैल बी कंडक्ट, वो कंडक्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम, कन्फर्म नहीं बोला है। मतलब कुल मिला के अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम होगा तो आप दे देना, नहीं होगा तो आपको डायरेक्ट इसके आपके जो आपकी एक्सपीरियंस होगा उसके बेस पर जॉब मिल जाने वाली है। यहाँ पर 154 पोस्टें हैं। सैलरी की आपको कहना चाहता हूँ, अगर सैलरी ना समझ आए आपको बता देना, इसमें समझ ना आए कुछ भी। सैलरी आप वैसे देख सकते हैं, इसमें सैलरी जो लिखी गई है ये सैलरी आपको नॉर्मली आप सर्च करते हैं जब ब्राउज़र पे, तो आपको वहाँ पे ये चीज़ मिल जाती है कि किस लेवल पर क्या सैलरी मिलती है गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को नॉन टीचिंग पोस्ट पर यूनिवर्सिटीज़ में। बस इतने से आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं। ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं भाई, किसी भी जगह से इंडिया में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको ये रिक्रूटमेंट का एक पोर्टल बनाया गया है नेहरू की तरफ से। नेहरू यूनिवर्सिटी ने एक रिक्रूटमेंट का वेबसाइट का अलग से उन्होंने पोर्टल बनाया हुआ है, जिसपे यहाँ पे कैंडिडेट जाता है, अपना रजिस्ट्रेशन करता है, फिर वो फॉर्म भर देता है और जॉब पर अप्लाई कर देता है। जो भी जॉब निकालेगा नेहरू, इसी तरीके से अप्लाई करना होगा। जैसे आप देखिए यहाँ पर मैं ईमेल आईडी डाल देता हूँ, फिर इसी को कंफर्म कर देना है। जैसे मैं इसको यहाँ से, अभी ये होगा नहीं होगा, देखिए आ गया है, कंफर्म कर दिया। फिर यहाँ पर एक पासवर्ड जो है आपको बनाना है, खुद से एक पासवर्ड बना लीजिए, कंफर्म करिए, पासवर्ड सेम डाल के मोबाइल नंबर डालिए, ये वेरिफिकेशन कोड डाल के साइन अप कर दीजिए। यहाँ से आप फिर आपको OTP वेरीफाई करके आपका मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाता है, वन टाइम पासवर्ड, उसको डालकर आपका वेरीफाई हो जाता है। और फिर रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आप फॉर्म की तरफ बढ़ जाएंगे। फॉर्म में आप अपना पोस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अभी ऐसे लोग कहेंगे कि हम एक से ज़्यादा पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको अलग अलग फ़ीस पे करनी होगी हर पोस्ट की, ये रूल रहेगा सभी के लिए। लेकिन एक ही पोस्ट पर एक से ज़्यादा फॉर्म नहीं नहीं भर सकता कोई भी एक कैंडिडेट, एक से ज़्यादा पोस्ट पे वो अप्लाई कर सकता है। कर सकता है या कर सकती है, दोनों, जितने भी लोग हों, मेल फीमेल कोई भी कैंडिडेट, सभी के लिए जानकारी रहने वाली है। सारा कुछ आपको बता दिया है, आप कर लेना अप्लाई। और इस जॉब पर काफ़ी सही जॉब है, गवर्नमेंट जॉब तो है ही, और सैलरी और सारी चीज़ें मिलेंगी आपको वहाँ पे। जो एम्प्लॉय को फ़ायदे मिलते हैं ना, बेनिफिट, वो आपको भी मिल रहे होंगे नेहरू के अंदर। और ऑल इंडिया यहाँ पर रखा गया है, कितनी अच्छी बात रखी गई है कि आप कहीं पूरे देश से कहीं से भी आ जाइए, इस जॉब को ले लीजिए। चलिए मिलेंगे आपसे दूसरे टॉपिक में, दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।